नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस YouTube क्लास में। दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ी भाषा पर मेरा 5वां वीडियो है। आपसे अनुरोध है कि आप अपने अगर लास्ट चारों वीडियो को नहीं देखें तो कृपया इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और उनको क्रमशः देखें, ठीक है। क्योंकि इसमें मेरा 5 साल का अनुभव जुड़ा है, 5 मुख्य परीक्षा इंटरव्यू का और चयन होने का अनुभव जुड़ा है। तो आपसे आग्रह है कि वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। साथियों, ये बिल्कुल YouTube में जो आपको मिलेगा बिल्कुल निःशुल्क मिलेगा, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल का लुत्फ उठाएं, ठीक है। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं अपने आप में यूनिक है, ठीक है। और बहुत ही कम ऐसे वीडियो मिलेंगे जब आपको छत्तीसगढ़ के प्रमुख भाषाविद के बारे में बताएं, ठीक है। क्योंकि जनरली हम ऐसा मान लेते हैं कि हम छत्तीसगढ़ के साहित्य में उनको साहित्य के तहत पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर मुख्य परीक्षा में जाएंगे तो 75 नंबर का छत्तीसगढ़ी है और उनमें से कम 2 से 3 प्रश्न आपके भाषाविद और उनके रचनाओं पे आता है, ठीक है। पीएससी प्री में आता है ना, पीएससी प्री में आता है। और जितने भी जहाँ कहीं भी छत्तीसगढ़ आपका टॉपिक है, एग्जाम का टॉपिक है, वहाँ आपको कभी भी इन जो बताने वाला हूँ उन टॉपिक उन भाषाविदों से प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो छत्तीसगढ़ के प्रमुख भाषाविद क्लियर है। भाषाविद को जानते हो, जिसको भाषा का ज्ञान हो, ठीक, भाषाओं पर शोध करने वाले, ठीक है, जिनको भाषा की बारीकियों का अच्छे से ज्ञान होता है ना, जिन्हें भाषा की बारीकियों का अच्छे से ज्ञान होता है, अनुसंधान करते हैं, किताबें लिखते हैं, है ना, तो उन सबको क्या कहता है? भाषाविद कहा जाता है। क्लियर है। तो आज जो हम टॉपिक जिसमें हम प्रमुख भाषाविद के बारे में चर्चा करेंगे, तो हमेशा से एक प्रश्न आए हैं प्री में, मेंस में, और इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि कब कौन कौन से प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है। सन तो क्या है दिमाग में आता नहीं है कि कब आए, लेकिन इतना कभी भी जब आप इसको नोट करते हैं तो हमेशा याद रखिएगा, आप पेन कापी लेकर के नोट करिए। और जहां कहीं भी बोलता हूं कि पीएससी में पूछा जा चुका है तो कृपया आप सीजीपीएससी या व्यापम ब्रैकेट में लिख लिया करें, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के सबसे पहले जो भाषाविद हुए, है ना, छत्तीसगढ़ के सबसे पहले भाषाविद यानी हीरालाल काव्योपाध्याय, हीरालाल, ये सबसे पहले भाषाविद हुए छत्तीसगढ़ के। इन्होंने सबसे पहले छत्तीसगढ़ी का व्याकरण लिखा, मालूम नहीं होगा, लेकिन यह फैक्ट मालूम नहीं होगा कि वे किस समाज से थे। व्यापम में आज पूछा गया प्रश्न है ना, कि हीरालाल काव्योपाध्याय का मूल नाम क्या है। काव्योपाध्याय तो उनकी क्या है, उपाधि है, लेकिन उनका मूल नाम क्या है, ठीक है। तो हीरालाल काव्योपाध्याय, हीरालाल काव्योपाध्याय, काव्योपाध्याय उनका क्या था, उपाधि था, क्लियर है। लेकिन इनका जो मूल नाम था ना, आपको मैं बता देता हूं। जो इनका जन्म हुआ है, मैं एक ही रचना है, रचना तो आपको केवल एक ही पढ़ना है, छत्तीसगढ़ी का व्याकरण, है ना, छत्तीसगढ़ी का व्याकरण, क्लियर है। तो जन्म हुआ था कुरुद में 1856 में, 1856 ईस्वी। कुरुद कहाँ है आपका, धमतरी में, क्लियर है। कुरुद धमतरी में जन्म हुआ 1856 में। और इनका मूल नाम था, मूल नाम व्यापम में पूछा जा चुका है, हीरालाल चंद्रनाहू। पहली बार जानकारी हुआ होगा, या फिर व्यापम का प्रश्न अगर आपने देखा होगा तब उसमें आया प्रश्न, हीरालाल काव्योपाध्याय का मूल नाम क्या था, क्लियर है। तो क्या नाम दे रहे हैं, हीरालाल चंद्रनाहू, कुर्मी समाज से थे, है ना, क्लियर है। इनका जन्म हुआ रायपुर में, शिक्षा दीक्षा, उसके बाद इन्होंने 1885 में, क्लियर है, एक ही लाइन लिखेंगे इसके बारे में, इनके बारे में 1885 में छत्तीसगढ़ी व्याकरण, छत्तीसगढ़ी व्याकरण लिखा, याद रखना। छत्तीसगढ़ी व्याकरण किसने लिखा, और ये प्रथम व्याकरण था, याद रखना, क्या था ये, प्रथम व्याकरण, छत्तीसगढ़ी का प्रथम व्याकरण, क्लियर, ठीक। अब एक और फैक्ट देखिए इनके बारे में, इनको छत्तीसगढ़ का पाणिनि कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का पाणिनि। पाणिनि क्यों, क्योंकि पाणिनि ने लिखा था अष्टाध्याय। संस्कृत का प्रथम व्याकरण क्या था,
अष्टाध्याय। ठीक, तो छत्तीसगढ़ी का प्रथम व्याकरण क्या है? छत्तीसगढ़ी व्याकरण, जिसे किसने लिखा है? हीरालाल चंद्रनाहु जी ने। ठीक, छत्तीसगढ़ का पाणिनि कहलाते हैं, है ना। ठीक, अब जो इनके छत्तीसगढ़ी व्याकरण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, प्रश्न आता है। तो याद रखिएगा, अगला जो भाषाविद होने वाले हैं छत्तीसगढ़ के नहीं पूरे भारत के भाषाविद थे, यानी जॉर्ज ए ग्रियर्सन। ठीक है, जॉर्ज ए ग्रियर्सन, इन्होंने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, है ना, भारत का भाषा सर्वेक्षण किया था इन्होंने ना, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। क्लियर? तो अगला जो जॉर्ज ए ग्रियर्सन, इन्हें हम छत्तीसगढ़ में इसलिए शामिल कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने छत्तीसगढ़ी व्याकरण का अंग्रेजी अनुवाद और किस रूप में किया है, किस नाम से किया है? अ ग्रामर ऑफ छत्तीसगढ़ी डायलेक्ट। क्या लिखना है? अ ग्रामर ऑफ छत्तीसगढ़ी डायलेक्ट। डायलेक्ट मतलब बोली हो तो जानते हैं, डायलेक्ट। क्लियर है? 1890 में इसका प्रकाशन हुआ है, याद रखना। तो प्रश्न अगर आ गया, हीरालाल काव्योपाध्याय के किताब का प्रकाशन कब हुआ, अंग्रेजी वर्जन है समझिए, तो कब देना है? जॉर्ज ए ग्रियर्सन के द्वारा एशियाटिक, है ना, बंगाल एशियाटिक जर्नल में किया था इन्होंने, है ना, बंगाल एशियाटिक में किया था। क्लियर है? समाचार पत्र है समझिए, बंगाल एशियाटिक में किया था। ठीक है, और इन्होंने एक किताब ये हो गया, दूसरा क्या था? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, ये पूरे भारत के संदर्भ में था, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक, 1890 की बात है, बहुत पुराना स्टोरी है। ठीक, हीरालाल काव्योपाध्याय और जॉर्ज ए ग्रियर्सन समझ में आया। अब देखो, इसी का ही, क्लियर, इसी पे ही एक शोध लिखते हैं, कौन? पंडित लोचन प्रसाद पांडे। हीरालाल काव्योपाध्याय के ही किताबों पर शोध करके इनका पुनः प्रकाशन करते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, हीरालाल काव्योपाध्याय के किताब का पहला प्रकाशन 1890 में किसने किया? जॉर्ज ए ग्रियर्सन ने। उस पर दूसरा शोध किसने किया? 1921 में बताऊंगा मैं, लोचन प्रसाद पांडे। क्लियर है? लोचन प्रसाद पांडे, समझ में आया? तो लोचन प्रसाद पांडे को अगला हेडिंग होना चाहिए, इसको आप स्क्रीनशॉट करके लिख लिए, है ना, लिख लीजिए, क्योंकि ये समझ में आएगा तो आपका नोट्स भी आपको बनते जाना चाहिए। ठीक है, अगला, ठीक, अगला लोचन प्रसाद पांडे, पंडित लगा देते हैं, पंडित लोचन प्रसाद पांडे। 1921 की बात है। 1921 में, है ना, कौन सी किताब लिखी थी उन्होंने? अ ग्रामर ऑफ छत्तीसगढ़ी डायलेक्ट ऑफ ईस्टर्न हिंदी। क्लियर है? अ ग्रामर ऑफ छत्तीसगढ़ी डायलेक्ट ऑफ ईस्टर्न हिंदी। ईस्टर्न मतलब जानते हैं ना, पूर्वी हिंदी। हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ी का उद्गम कहां से हुआ था, बताया था ना, छत्तीसगढ़ी का उद्गम सौरसेनी से मागधी, सौरसेनी और मागधी के मिश्रण से क्या बना था? अर्धमागधी। अर्धमागधी से क्या बना था? फिर अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी, और पूर्वी हिंदी के अपभ्रंश से 3 बोलियां विकसित हुई, छत्तीसगढ़ी, अवधी और बघेली। क्लियर है? तो लोचन प्रसाद पांडे, ये नाम ही काफी याद रखना छत्तीसगढ़ के इतिहास में, याद रखिएगा, लोचन प्रसाद पांडे। जिनको भी पता नहीं होगा पांडे बंधुओं का इतिहास, आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बता देता हूं। ठीक है, देखिए, बालपुर कहां है? तत्कालीन बिलासपुर में 3 पांडे परिवार, है ना, पांडे बंधु, याद रखिएगा, पांडे बंधु, 3 पांडे बंधुओं का अलग अलग ड्यूरेशन में जन्म होगा। पहला, 3 पांडे बंधुओं में सबसे बड़ा भाई कौन थे? पंडित लोचन प्रसाद। दूसरा भाई कौन होंगे? बंशीधर। ठीक,
और बंशीधर पांडे नाम सुना ही होगा, और तीसरा है मुकुटधर पांडे। अच्छा, आपके लिए एक टास्क है, उस समय बालपुर जो है बिलासपुर जिले में आता था, वर्तमान में बालपुर कहाँ है? कृपया कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। क्लियर है? ठीक है, वर्तमान में बालपुर कौन से जिले के अंतर्गत आता है? ठीक, तो 3 पांडे बंधुओं का जन्म हुआ। पंडित लोचन प्रसाद पांडे बताया ना, 1886 के आसपास जन्म होता है। सबसे बड़े भाई कौन थे? लोचन प्रसाद पांडे। और लोचन प्रसाद पांडे याद रखना छत्तीसगढ़ के इतिहासकार, भाषाविद, पुरातत्ववेत्ता, है ना, तो तीनों में माहिर थे। इतिहास लेखन में भी किरारी का काष्ठ स्तंभ मालूम ही होगा, है ना, पुरातात्विक सर्वेक्षण किया था उन्होंने, किरारी का काष्ठ स्तंभ, गद्य और पद्य के, है ना, देखो लोचन प्रसाद पांडे गद्य और पद्य में दोनों में सिद्धहस्त थे, गद्य और पद्य। कलिकाल नाटक आपने सुना ही होगा, कलिकाल 1905 में पहला नाटक, यानी गद्य लेखन की परंपरा की शुरुआत किसी की थी? लोचन प्रसाद पांडे ने। ठीक, ये तीनों पांडे बंधुओं को आप अच्छे से नोट्स बना लेना, गद्य और पद्य। गीता माधव सुना है आपने? गीता माधव, माफ कीजिएगा, माधव मंजरी और मेवाड़ गाथा। माधव मंजरी और मेवाड़ गाथा किसने लिखा है? पद्य में मेवाड़ गाथा, ऐतिहासिक कविता है, पद्य है। और माधव मंजरी किसने लिखा? लोचन प्रसाद पांडे ने। किरारी का काष्ठ स्तंभ किसने लिखा है? लोचन प्रसाद पांडे ने। कलिकाल किसने लिखा है? लोचन प्रसाद पांडे ने। और याद रखना, अ ग्रामर ऑफ छत्तीसगढ़ी डायलेक्ट ऑफ ईस्टर्न हिंदी किसने लिखा है? लोचन प्रसाद पांडे ने। ठीक, गद्य में आप कलिकाल को प्रमुख माना, कलिकाल 1905 में पहला नाटक। इनके जो मंझले भाई हुए बंशीधर पांडे, हीरू की कहानी याद करिए, हीरू की कहानी, है ना, छत्तीसगढ़ हिंदी ग्रंथ एकेडमी के अनुसार से छत्तीसगढ़ के प्रमुख पहला उपन्यास माना जाता है, याद रखना। ठीक है, छत्तीसगढ़ का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? हीरू के कहानी लिखा इन्होंने, पहला उपन्यास। तो एक पहला उपन्यासकार हुआ। अब देखिए, एक भाई मुकुटधर पांडे, इन्होंने छायावाद के जनक कराते हैं पूरे हिंदी साहित्य में 1930 के आसपास, है ना, छायावाद का जन्म होता है हिंदी साहित्य में। तो ठीक है, तो छायावाद के जनक कौन थे? मुकुटधर पांडे। रचना का नाम क्या था? कुर्री के प्रति, शैलबाला, मेरा हृदय दान, पूजा के फूल, विश्वबोध, कौन लिखे हैं? मुकुटधर पांडे। क्लियर है? खैर, इनको हम अलग से पढ़ेंगे, ज्यादा अच्छा है। अगर आप इन पे एक वीडियो चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं, क्या छत्तीसगढ़ी साहित्य में एक अलग से वीडियो बनाऊं? कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, तो छायावाद के जनक कुर्री के प्रति, पूजा के फूल, मेरा हृदय दान, शैलबाला, लक्ष्मा, ढेर सारी रचना किसने किया? मुकुटधर पांडे ने। सबसे छोटे भाई थे पांडे बंधुओं में। ठीक, पहला पांडे भाई क्या था? गद्य पद्य में सिद्धहस्त था, और साथ ही साथ इन्होंने छत्तीसगढ़ी पर व्याकरण लिखा। और व्याकरण किसके शोध का? फिर से, है ना, हीरालाल काव्यपद जी की किताब को ही क्या करते हैं? अनुसंधान करते हैं और लेख लिखते हैं। ठीक, उन्हीं पे बेस्ड था, याद रखना। ठीक, 1921 में। ठीक, मंझले भाई बंशीधर, हीरू की कहानी लिखा, प्रथम उपन्यासकार मुकुटधर पांडे, प्रथम छायावादी कवि। क्लियर? इतना आप नोट कर लेंगे। अब जो ये 1921 तक हीरालाल काव्याध्याय के, है ना, व्याकरण को ही अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने लेवल पे अलग अलग रिसर्च की। ठीक है, अब जो हम बताने जा रहे हैं, ठीक, छत्तीसगढ़ के वर्तमान में तो ना कहूं, लेकिन 3 साल पहले जिनका निधन हुआ, बहुत ही ज्यादा फेमस थे। ठीक है, एक चीज आप याद रख लीजिएगा, जो प्रश्न आया है, देखना कभी भी प्री में जैसे प्रश्न आता है तो कभी कभी छत्तीसगढ़ी का उद विकास किसने लिखा पूछता है, छत्तीसगढ़ी का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन किसने लिखा है पूछता है, छत्तीसगढ़ी का मुहारा कोश किसने लिखा है पूछता है, छत्तीसगढ़ी हल्बी भत्री बोली का वैज्ञानिक अध्ययन किसने लिखा है। इस प्रकार से प्रश्न आते हैं। तो तात्पर्य यह है, हिंदी की उत्पत्ति संबंधी लेख किसने लिखे हैं। क्लियर है? तो छत्तीसगढ़ी की उत्पत्ति संबंधी, है ना। अब भाषाविद में तो खैर वही आएंगे, लेकिन बताता हूं छत्तीसगढ़ी की उत्पत्ति से संबंधित
जो आपके भाषाविद हुए, भाषाविद तो खैर इन्हीं का ही लेखन करेंगे, लेकिन मैं बता देता हूँ जो उनके जो साहित्य रचना में कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ी की उत्पत्ति होगा, छत्तीसगढ़ी का भाषा शास्त्रीय अध्ययन होगा, छत्तीसगढ़ी का उद्विकास होगा। क्लियर है? इस टाइप से चीजें आएंगी इसके राइटिंग में। ठीक है, छत्तीसगढ़ी की उत्पत्ति संबंध याद रहेंगी। ठीक है, तो इनमें जो सबसे बड़ा, ठीक है, भाषाविद भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन मैं उत्पत्ति के आधार पर जब हमको पढ़ते हैं जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहते हैं उन भाषाविदों के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। ठीक है, जिन्होंने उत्पत्ति पे ढेर सारे काव्य लिखे, है ना। भाषाविद का काम ही हो जाता है भाषा पर अनुसंधान करना, लेकिन छत्तीसगढ़ में अगर वर्तमान में देखा जाए तो 4-5 साहित्य भाषाविद हैं। ठीक है, अब इनमें जो सर्व प्रमुख नाम है याद रखना, रमेश चंद्र मेहरोत्रा। रमेश ना, हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था छत्तीसगढ़ी बोली का वर्गीकरण और उत्पत्ति के संदर्भ में। रमेश चंद्र मेहरोत्रा, ठीक, 3 साल पहले इनका निधन हो गया, याद रखना। भाषा विज्ञानी थे करके CGPSC 17-18 में आए हैं। रमेश चंद्र मेहरोत्रा का संबंध किस क्षेत्र से बस आया था? तो क्या थे? ये भाषा विज्ञानी थे, याद रखना, भाषा विज्ञानी। ठीक, दूसरा नाम आता है नरेंद्र देव वर्मा। अरपा पैरी के धार महानदी है अपार, इंद्रावती है पखारे तोर पैया, जय हो छत्तीसगढ़ मैया। किसने लिखा है? नरेंद्र देव वर्मा जी ने। ठीक है, डॉक्टर लगा लेना सब में, क्योंकि डॉक्टर की उपाधि से सम्मानित किया जाता है नरेंद्र देव वर्मा। ये लिस्ट लंबी हो सकती है, मैं केवल संक्षेप में बता रहा हूं। ठीक है, जिन्होंने भाषा के उत्पत्ति के आधार पर उन्हें अपने विचार दिए, उत्पत्ति संबंधी अपने विचार दिए, है ना। इनका विचार हमेशा से ही बहुत ज्यादा फेमस है अभी छत्तीसगढ़ी के उद्विकास के संदर्भ में। और तीसरा आप पढ़ सकते हैं डॉक्टर शंकर शेष, डॉक्टर शंकर शेष, ये भी बहुत बड़े, है ना। एक और पढ़ लीजिए, ये लिस्ट बता रहा हूं ना, बहुत लंबी हो सकती है। ठीक, कांति कुमार जैन, कांति कुमार जैन। देखिए, इनकी किताब का नाम लिखे, याद रख लेना। इनका तो इतना लंबा लिस्ट है ना, इनका तो 7-8 है और कई बार एग्जाम में आया है। नरेंद्र वर्मा जी की किताब का नाम लिखेंगे छत्तीसगढ़ी का उद्विकास। क्या लिखा था उन्होंने? छत्तीसगढ़ी का उद्विकास। शंकर शेष की किताब का नाम क्या है? कई बार आया ना मेंस में, देखना, छत्तीसगढ़ी का भाषा शास्त्रीय अध्ययन, भाषा शास्त्रीय अध्ययन। ठीक है, क्लियर। और जो कांति कुमार जैन जी का है, छत्तीसगढ़ी हल्बी भतरी बोली का, एक मिनट रुकेंगे ना, कांति कुमार भारती जी का छत्तीसगढ़ी बोली व्याकरण और कोश, छत्तीसगढ़ी बोली व्याकरण और कोश। मेंस में जाने सभी एक बार आ चुका है, एक 2 बार आ चुका है मेंस में, आप देख लेना पेपर निकाल करके। ठीक है ना। रमेश चंद्र मेहरोत्रा का तो ढेर सारा है ना, इनका भी लिखवा देता हूं। ठीक, रमेश चंद्र मेहरोत्रा जी का छत्तीसगढ़ी मुहावरा कोश कई बार आया है, छत्तीसगढ़ी मुहावरा कोश। हालांकि 1-2 लोग मिल के लिखे थे, लेकिन ये सर्व प्रमुख थे। छत्तीसगढ़ी शब्दकोश, छत्तीसगढ़ी शब्दकोश, छत्तीसगढ़ी मुहावरे और लोकोक्तियां, मुहावरे और लोकोक्तियां। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आपको तो पढ़ना पड़ेगा, एक ही वीडियो में कोशिश करते खत्म हो जाए। छत्तीसगढ़ी का मानकीकरण, है ना, छत्तीसगढ़ी लेखन का मानकीकरण, है ना, छत्तीसगढ़ी लेखन का मानकीकरण, क्योंकि इतने सारे किताब हैं, है ना, संभव नहीं कि सबको याद हो जाए, है कि नहीं। छत्तीसगढ़ी का मानकीकरण, मानकीकरण होता क्या है मैं इसी वीडियो में ही अंत में बताऊंगा।
मेंस के हिसाब से बहुत ज्यादा आए पे इस साल CGPSC 19 के हिसाब से। छत्तीसगढ़ी के मानकीकरण पर टिप्पणी लिखे। छत्तीसगढ़ी के मानकीकरण पे 3 भाषाविदों ने अपना लेख लिखा है, मैं उसको अलग से बताऊंगा, ठीक है। और छत्तीसगढ़ी परिचय और प्रतिमान, छत्तीसगढ़ी परिचय और प्रतिमान, छत्तीसगढ़ी परिचय और प्रतिमान। छत्तीसगढ़ी का सुलभ मानकीकरण, एक और मानकीकरण पर उन्होंने किताब लिखा है। छत्तीसगढ़ी का सुलभ व्याकरण लिखा है, छत्तीसगढ़ी का सुलभ व्याकरण। देखिए, है ना, क्लियर। तो मानकीकरण पे लिखा है, मुहावरा लोकोक्ति लिखा है, शब्दकोश लिखा है, मुहावरा कोश लिखा है, छत्तीसगढ़ परिचय और प्रतिमान लिखा है ना। एक आध और होगा ही होगा, छत्तीसगढ़ी संबंधी निदर्शनी, इसको छोड़ दीजिए, है ना। अब देखिए, मेरा जो बताने का मतलब यही था कि इन किताबों में रमेश चंद्र मेहरोत्रा ने, याद रखना, रमेश चंद्र मेहरोत्रा ने छत्तीसगढ़ी को 5 अलग अलग छत्तीसगढ़ी का वर्गीकरण किया है ना। इसके हिसाब से छत्तीसगढ़ी का वर्गीकरण, छत्तीसगढ़ी का वर्गीकरण 5 भागों में किया है। दिखाई नहीं दे रहा होगा, कृपया लिख लेंगे। छत्तीसगढ़ी का वर्गीकरण, है ना, छत्तीसगढ़ी का वर्गीकरण, ये किताब नहीं है, बता रहा हूं कि किताबों से अगर आप सार निकालेंगे, छत्तीसगढ़ी का वर्गीकरण 5 भागों में किया है। आप लोगों को मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं कि कौन कौन से 5, उत्तरी छत्तीसगढ़, दक्षिण छत्तीसगढ़, पूर्वी छत्तीसगढ़, पश्चिमी छत्तीसगढ़ी, उत्तरी छत्तीसगढ़ी, पूर्वी छत्तीसगढ़ी, पश्चिमी छत्तीसगढ़ी, मध्य छत्तीसगढ़ी और केंद्रीय छत्तीसगढ़ी, 5 भागों में किया है। उस वीडियो को आप जरूर देखना। रमेश चंद्र मेहरोत्रा ने छत्तीसगढ़ी का वर्गीकरण कितने भागों में किया है? 5 भागों में किया, याद रखना, ठीक है। अब जो प्रश्न यहां से आएगा, नरेंद्र वर्मा ने छत्तीसगढ़ी का वर्गीकरण, यहां पर भी मैं बताना चाह रहा हूं छत्तीसगढ़ी का वर्गीकरण, है ना, ये सार है, याद रखना। इतना डीप में अगर आप जिंदगी में केवल एक बार मेरे इस वीडियो को देख लीजिए, आपका काम चल जाएगा। क्लियर है? प्लीज थोड़ा देख लीजिए, है ना। छत्तीसगढ़ी का वर्गीकरण, इन्होंने छत्तीसगढ़ी का वर्गीकरण कितने भागों में किया है? 5, उत्तरी छत्तीसगढ़ी, दक्षिणी छत्तीसगढ़ी, पूर्वी छत्तीसगढ़ी, पश्चिमी छत्तीसगढ़ी और मध्य छत्तीसगढ़ी। सभी छत्तीसगढ़ी के बारे में मैंने आपको पहला या दूसरा वीडियो में जाकर देखना, छत्तीसगढ़ी बोलियों का वर्गीकरण आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक बार और बताना चाह रहा हूं, रमेश चंद्र मेहरोत्रा जी के हिसाब से स्वर्गीय हो चुके हैं, जो कि क्लियर है। अब देखो, नरेंद्र देव वर्मा ने छत्तीसगढ़ी का वर्गीकरण कितने रूप में किया है? 10 बोलीगत, 10 बोलीगत विभेदों में बांटा है, ठीक है। मेंस में आएगा तो आएगा, ठीक है। नरेंद्र वर्मा ने छत्तीसगढ़ी का वर्गीकरण 10 बोलीगत विभेदों में किया है ना, विभेदों में किया है। कौन कौन से 10 है? केवल सुन लीजिए, जिनको लिखना है लिख लेंगे। 10 अलग अलग छत्तीसगढ़ी को उन्होंने 10 भागों में बांटा है, इन्होंने छत्तीसगढ़ी को 5 भागों में बांटा है। और 10 भागों में कौन कौन सा होगा? मूल छत्तीसगढ़ी, बिलासपुरी, रायपुरी, क्लियर है, और लरिया, कलंगा, बस्तरी या हल्बी, है ना। इस प्रकार से 10 भागों में बांटा है, क्लियर है। जिनको इन 10 भागों को अगर पढ़ना है डिटेल से, है ना, तो चाहो तो मैं बता सकता हूं, ठीक है। क्या क्या था, चाहो तो आप लिख सकते हैं। छत्तीसगढ़ी, रायपुरी, बिलासपुरी, है ना, खलहाटी, लरिया, सरगुजिया, सदरी कोरवा, हल्बी, है ना, जो मैंने ये 5 वर्गीकरण बताया था, वही है लगभग। तो जितने भी लरिया है, कलंगा है, भोजपुरी है, सदरी कोरवा है, बस्तरी है, बिलासपुरी है, रायपुरी है, ऐसे 10 बोलीगत विभेदों में किसने बांटा है? नरेंद्र देव वर्मा ने बांटा है, क्लियर है। अब देखिए, शंकर शेष ने छत्तीसगढ़ी भाषा शास्त्र अध्ययन लिखा है, वर्गीकरण इन्होंने नहीं किया है ना, इसको आप छोड़ दीजिए। लेकिन कांति कुमार भारती ने छत्तीसगढ़ी को, यहां से प्रश्न आ सकता है, छत्तीसगढ़ी को भौगोलिक आधार पर बांटा है, भौगोलिक आधार पर
बांटा है। किसने बांटा है? कांति कुमार जैन ने। ठीक, कितने भागों में बांटा है? पुनः 3 भागों में बांटा है। सतपुड़ा सम उच्च भूमि, सतपुड़ा सम उच्च भूमि की छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ मैदान की छत्तीसगढ़ी, और तीसरा बस्तर का पठार का छत्तीसगढ़ी, है ना। अगर भूभाग को देखेंगे तो सतपुड़ा के सम उच्च क्षेत्रों में बोली जाने वाली छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ के मैदान में यानी केंद्रीय छत्तीसगढ़ी बोल सकते हैं। हमने पहले क्लास में देखा था कि जो छत्तीसगढ़ के मैदान में बोली जाती है उसी हम लोग केंद्रीय छत्तीसगढ़ी बोलते हैं, वही हमारे मानक छत्तीसगढ़ी है। ठीक, और बस्तर का पठार में बोली जाने वाली छत्तीसगढ़ी, जानते हो हल्बी, हल्बी का प्रभाव बस्तर संभाग में, क्लियर, वो तो क्लियर है। 4 भाषाविदों का नाम आपको इन्हीं हाउ याद होना चाहिए जिनकी किताब कई बार परीक्षा में पूछी गई है, जिन किताब के बारे में। रमेश चंद्र मेहरोत्रा, नरेंद्र देव वर्मा, अरपा पैरी की धार इन्होंने लिखा है। राजकीय गीत अरपा पैरी के धार, महानदी है अपार। राजकीय गीत किसने लिखा है? नरेंद्र देव वर्मा जी ने। शंकर शेष ने छत्तीसगढ़ी भाषा का भाषा शास्त्री अध्ययन लिखा है। ठीक, और क्रांति कुमार जैन जी ने छत्तीसगढ़ी बोली व्याकरण एवं कोश लिखा है, जिसके आधार पर छत्तीसगढ़ी को उन्होंने 3 अलग अलग भौगोलिक आधार पर विभाजित किया है। क्लियर है? इतना ही पढ़िए, क्लास लंबा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको स्क्रीनशॉट करके कृपया लिख लेंगे, है ना। आगे जो पढ़ने वाले हैं, अब उन भाषाविदों के नाम बताऊंगा जिन्होंने छत्तीसगढ़ी, मानक छत्तीसगढ़ी पे किताब लिखा है ना। तो प्रश्न आता है मानक छत्तीसगढ़ी किसे कहते हैं? मेंस में तो एक बार आ चुका है ना। हिंदी में भी आता है, मानक हिंदी किसे कहते हैं? मानक छत्तीसगढ़ी, मानक छत्तीसगढ़ी पर लिखे गए साहित्य, मानक छत्तीसगढ़ी। मानक किसको बोलते हैं? पहली चीज देखो, एक चीज मैंने बताया था कि छत्तीसगढ़ में भाषाई विविधता विद्यमान है, बताया था ना, भाषाई विविधता। उत्तर में आप देखेंगे अवधी का प्रभाव, उत्तर पश्चिमी देखेंगे बुंदेली और बघेली का प्रभाव, पश्चिमी में देखेंगे तो मराठी का प्रभाव। मैप को देखिएगा जो पहली क्लास में बताया हूं, पहली दूसरी क्लास में। ठीक है, दक्षिण में जाएंगे तो तेलुगु का प्रभाव, ठीक है, पूर्व में जाएंगे तो उड़िया का प्रभाव। इस प्रकार से ढेर सारे प्रभाव के कारण क्या बोलते हैं? भाषाई विविधता विद्यमान है। तो विविधता में एकता का, है ना, तो विविधता में एकता, भाषा में विविधता में एकता लाने का प्रयास ही क्या कहलाता है? भाषा का मानकीकरण कहलाता है। बहुत सरल शब्दों में इसी नाम से बोलता हूं। ये वीडियो मेरा अनुभवजन्य है ना, क्लियर है? अनुभव से ही आप लोग को बहुत कुछ पढ़ा रहा हूं, तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखें। मानक किसे बोलते हैं? विविधता में एकता लाने का प्रयास ही, स्टैंडर्डाइजेशन, ISO जो है ना, इंडिया में अगर देखोगे किसी भी वस्तु सेवा को ISO हमारा सर्टिफिकेट देता है, मानक है करके। तो उसी प्रकार से भाषा चाहे उत्तर में बोले, दक्षिण में बोले, पूर्व में बोले, पश्चिम में बोले, राज्य की किसी भी दिशा में बोले, हमारी भाषा में क्या होनी चाहिए? एकता होनी चाहिए। ठीक है, तो भाषा में एकता कैसे आएगी? जब उसका व्याकरण क्या हो? एक जैसा हो, उसमें जो वर्ण उपयोग किए जाते हैं एक जैसा हो। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? मानकीकरण, भाषा का मानकीकरण। क्लियर है? तो भाषाई विविधता में एकता लाने का प्रयास, एकता लाने का प्रयास ही क्या कहलाता है? मानकीकरण कहलाता है। बताया ना, मानक भाषा सबसे शुद्ध भाषा होती है, परिमार्जित होती है, आदर्श होती है, परिनिष्ठित होती है। क्लियर है? पहली क्लास में मैंने बताया था मानक भाषा किसे कहते हैं। क्लियर है ना? तो पहली वीडियो में मैंने बताया था कि मानक भाषा किसे कहते हैं। ठीक, अब आप देखेंगे छत्तीसगढ़ के मानकीकरण पर लिखे गए किताब, 3 किताब लिखे गए हैं, थोड़ा सा नाम याद रख लेना। 3 व्यक्तियों ने लिखे हैं एक्चुअल में। पहला छत्तीसगढ़ी का मानकीकरण,
अभी कुछ देर पहले बताया था। छत्तीसगढ़ी का मानक लेखन बताया था शायद ना, छत्तीसगढ़ी लेखन का मानकीकरण, छत्तीसगढ़ी लेखन का, है ना, छत्तीसगढ़ी लेखन का मानकीकरण। ठीक, दूसरा किताब क्या है, मानक छत्तीसगढ़ी, ये अभी छपने वाला है ना, मानक छत्तीसगढ़ी निर्देशिका बोल सकते हो, है ना। और तीसरा जो है मानक छत्तीसगढ़ी का सुलभ व्याकरण, मानक छत्तीसगढ़ी का सुलभ व्याकरण, है ना। इन पे ये किताब है ना। अब इसके राइटर को देख लीजिए, है ना। इनके राइटर को देखेंगे तो कुछ देर पहले बताया था रमेश चंद्र मेहरोत्रा। ठीक, मानक छत्तीसगढ़ी निर्देशिका विनोद कुमार वर्मा जी, है ना, विनोद कुमार वर्मा बहुत ही अभी ख्याति लब्ध भाषाविद है, अभी साहित्यकार भी है ना। तो भाषाविद भी याद रखना, भाषाविद साहित्यकार भी होते हैं। ठीक, विनोद कुमार वर्मा और नरेंद्र कौशिक जी का प्रयास है, नरेंद्र कौशिक। ठीक, और मानक छत्तीसगढ़ी सुलभ व्याकरण, इसको भी लिखा है रमेश चंद्र मेहरोत्रा जी ने, रमेश चंद्र मेहरोत्रा। प्लस याद रखना इनके साथी कौन है, सुधीर शर्मा, एक नाम जोड़ लेंगे, सुधीर शर्मा इनकी क्या है, सहायक है। क्लियर है। मानक छत्तीसगढ़ी का सुधीर शर्मा और इन दोनों मिलकर लिखा है। मानक छत्तीसगढ़ी निर्देशिका, ये प्रकाशाधीन है ना, प्रकाशाधीन है, ये प्रकाशित नहीं हुआ, लेकिन आपका छत्तीसगढ़ हिंदी ग्रंथ अकेडमी किताब में दिया है, प्रकाशाधीन है, छप चुका है, बस प्रिंट निकलने वाला है ना। बहुत रिसेंट वाला है, हाल ही के मतलब ये कृति है, याद रखिएगा। तो मानक छत्तीसगढ़ी पर लिखे गए साहित्य याद रख लेना, 3 साहित्य लिखा है, उनमें से 2 तो रमेश चंद्र मेहरोत्रा ही शामिल है और विनोद कुमार वर्मा भी शामिल है। ठीक है, क्लियर। तो छत्तीसगढ़ी के मानकीकरण पे अगर आ जाए तो 3 लोगों का नाम याद रख लेना, सुधीर शर्मा को जोड़ना है, नरेंद्र कौशिक जोड़ना है और रमेश चंद्र मेहरोत्रा को जोड़ना है। क्लियर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब सुधीर शर्मा जो उभरते हुए भी भाषाविद है, सुधीर शर्मा की किताबों के बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए, ये भी भाषाविद है। ठीक, पहला बोलचाल की छत्तीसगढ़ी, बोलचाल की, भैया मेमोरी है कितना टाइम है, छत्तीसगढ़ी की मानकीकरण पे लिखे गए किताबों को हमने देख लिया। ठीक है, अब एक जो प्रश्न पीएससी में आया है कि छत्तीसगढ़ी के मानकीकरण पर संगोष्ठी का आयोजन हुआ था बिलासपुर में 22 जुलाई 2018 को, है ना। एक बार एग्जाम में आ चुका है सीजीपीएससी एग्जाम में कि छत्तीसगढ़ के मानकीकरण पर संगोष्ठी आयोजित हुआ था। कहाँ आयोजित हुआ था, ये आयोजित हुआ था बिलासपुर में 22 जुलाई को, है ना। और इसमें क्या प्रस्ताव पारित किया गया, बहुत ही एमपी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। चित्तरंजन कर नामक एक भाषाविद है, याद रखिए, इसको पढ़ेंगे। चित्तरंजन कर ने यह प्रस्ताव लाया कि हिंदी के देवनागरी लिपि के ही 52 वर्णों को स्वीकारा जाए छत्तीसगढ़ी में भी। क्लियर है, और ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित भी हो गया, याद रखना। ठीक है, प्रस्ताव पारित हो गया है। तो छत्तीसगढ़ी के मानकीकरण पर संगोष्ठी, उसमें क्या प्रस्ताव पारित किया है कि छत्तीसगढ़ी के 52 वर्णों को ही हम लोग क्या करेंगे, अपनाएंगे। पहले होता यह था कि बहुत सारे वर्ण हम छत्तीसगढ़ी में नहीं अपनाते थे, कहीं देखना कभी, जैसे कि हमको संकर भी लिखना पड़ता था ना, संकर, इस शक्कर के स का हम लोग जनरली प्रयोग नहीं करते थे, इसकी जगह हम लोग सरौते के स का प्रयोग करते थे जनरली, है ना। और इस ग की जगह ना आधा ग और य का उपयोग करते थे, आई बात समझ में। तो कुछ वर्णों का हम लोग क्या उपयोग नहीं करते, लेकिन इस संगोष्ठी के बाद ये बोला गया कि छत्तीसगढ़ी के देवनागरी लिपि के सभी वर्णों को क्या किया जाएगा, अपनाया जाएगा। ठीक, अब एक 3-4 साहित्यकार और हैं,
लेकिन इससे भी ज्यादा साहित्य अगर आपके कोई भी नोट्स में दिया होगा तो भाषा के दृष्टिकोण से केवल आप इतना 4-5 साहित्यकारों का नाम पढ़ लीजिए, ठीक है। पूछने का लिमिट कहीं से तो रहता नहीं है कि, लेकिन मेरा मानना है कि इस तरीके से पढ़िए तो कहीं ना कहीं आपको मेंस में बहुत उपयोगी होने वाला है। और पीएससी प्री में भी आजकल बहुत कठिन प्रश्न आने लगे हैं, ठीक है। तो सब प्रश्न आपसे बन सकते हैं ऐसे में, ठीक है। सुधीर शर्मा का नाम याद रख लीजिएगा, तो डिफरेंट नाम है सुधीर शर्मा, जिन्होंने रमेश मेहरोत्रा के साथ मानकीकरण पर किताब भी लिखा, याद रखना। उन्हीं का एक और किताब है बोलचाल की छत्तीसगढ़ी, बोलचाल की छत्तीसगढ़ी, याद रखिएगा। और राजभाषा छत्तीसगढ़ी, है ना, राजभाषा छत्तीसगढ़ी किसने लिखा है? सुधीर शर्मा ने। चित्रंजन कर का नाम कई जगह नाम आएगा, ये उन्होंने सुधीर शर्मा के साथ मिल करके, ठीक है, एक बहुत अच्छी किताब लिखी है छत्तीसगढ़ी भाषा स्वरूप और संभावनाएं, ठीक है। रट लेना आप कैसे भी करके, नोट्स बनाइए, ठीक। विनय कुमार पाठक जो कि राजभाषा आयोग के अध्यक्ष है, उन्होंने विनोद कुमार शर्मा जी के साथ मिल करके एक बहुत ही शानदार किताब लिखा है, जो मेरे लिए भी संदर्भ बुक है, रेफरेंस बुक है, छत्तीसगढ़ी का संपूर्ण व्याकरण, याद रखिएगा, बहुत ही शानदार किताब है छत्तीसगढ़ी का संपूर्ण व्याकरण। और एक और किताब है समकालीन विमर्श के बदले प्रतिमान, समकालीन विमर्श के बदले प्रतिमान किसने लिखा है? विनय कुमार पाठक जी ने और विनोद कुमार शर्मा जी ने। और विनय कुमार पाठक जी एक याद रखिएगा निबंधकार है, कहानीकार है, याद रखिएगा, है ना, बाद में पढ़ेंगे साहित्यकार में, ठीक। छत्तीसगढ़ के स्थान नामों का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन, इस बार मेंस में थोड़ा डिफरेंट टाइप से प्रश्न आते हैं, कभी भी देखना। तो विनय कुमार पाठक जी ने अकेले लिखे हैं छत्तीसगढ़ी के स्थान नामों का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन, अर्थात छत्तीसगढ़ में जहां कहीं भी कई स्थान नाम मिलते हैं, जैसे बिलासपुर पड़ा, तो बिलासपुर का नाम क्यों पड़ा? ना बिलासाबाई क्योटिंग के नाम पर, ठीक है। मुंगेली का नाम क्यों पड़ा? मुंगेसियाबाई के नाम पर, क्लियर है। रतनपुर क्यों पड़ा? रत्नदेव प्रथम के नाम पर। इस प्रकार से तो भाषा वैज्ञानिक अध्ययन विनय कुमार पाठक जी की है, बहुत आईएमपी है, आप इसको लिख लेंगे। उसके बाद मन्नूलाल यदू, इन्होंने लिखा है छत्तीसगढ़ी कहावत कोश, है ना, कहावत कोश लिखा है, ठीक। और छत्तीसगढ़ी लोकोक्तियों का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन किसने लिखा है? मन्नूलाल यदू ने। दानेश्वर शर्मा जी जानते हो, कहानीकार भी हैं, दानेश्वर शर्मा जी ने छत्तीसगढ़ी भागवत पुराण लिखा है। छत्तीसगढ़ी भागवत पुराण एक भाषा उत्पत्ति संबंधी साहित्य है, समझिएगा, व्याकरण संबंधी साहित्य है। दानेश्वर शर्मा की छत्तीसगढ़ी भागवत पुराण। भालचंद्र राव तेलंग ने क्या लिखा है? बहुत आईएमपी है, मेंस में आ चुका है ये प्रश्न, छत्तीसगढ़ी हल्बी भत्री बोली का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन। छत्तीसगढ़ी जानते हो, हमारा छत्तीसगढ़ी की संपर्क भाषा, हल्बी यानी बस्तर की संपर्क भाषा, भत्री यानी उड़िया का प्रभाव जिसपे, तो इन तीनों का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया है? भालचंद्र राव तेलंग। बड़ा लंबा चौड़ा नाम है, याद रखिएगा, भालचंद्र राव तेलंग। ऐसा लग रहा है कि तीनों अलग अलग भाषाओं के नाम का व्यक्ति इसमें लगा हुआ है, ठीक है। इसके अतिरिक्त आप सबसे पहले तो आप इनको पढ़िए, इसके अतिरिक्त आप फिर जब ये रटा जाएगा तो फिर आप अपने और बाहर से कहीं नोट्स जो पढ़ते होंगे फिर उसको पढ़ना, ठीक है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, और अगला वीडियो में फिर हम